देखो भैया, अब सुनो। अब अपनी एक और ये आरटीपी आ रही है, जनवरी 2025 की आरटीपी है। आरटीपी में देखो वही सबसे इंपॉर्टेंट सीन है, एमसीक्यू करना आ जाए। एमसीक्यू में अपने को पता है केस स्टडी आनी है पेपर में, हमें भी केस स्टडी करनी आनी चाहिए। केस स्टडी में मैंने आपको हमेशा बोल दिया, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर मैं सवाल करूंगा। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सवाल करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आइए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर सवाल करेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा है। पहला सवाल क्या पूछा है, पहले ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने हमसे क्या पूछा है। पहले फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, मैं फिर बोल रहा हूं पहले फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए कि इन्होंने हमसे क्या पूछा है। क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीसीपीएल इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेशन टू बी कमेंस्ड इन स्टेट ऑफ गुजरात। मतलब कोई तो रजिस्ट्रेशन की बात होगी, ये कोई बिजनेस चालू करेंगे गुजरात में, जहां पे पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन कराना है कि नहीं कराना है। अगला पॉइंट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय वीसीपीएल। अच्छा, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की बात करेगा, मतलब एक तो रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर अपने को लगाना है, एक यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग वाला अपने को चैप्टर लगाना है। ठीक है साहब, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है, और क्या चाह रहा है हमसे, और क्या सवाल पूछ रहा है। वीसीपीएल इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी। देखो मैंने तुम्हें एक ही चीज बोली है, अगर लेवी जीएसटी का क्वेश्चन आएगा तो फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज की कहीं ना कहीं बात लगेगी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, इस तरह की कोई ना कोई बात होगी। तो कहीं पे भी लेवी जीएसटी का सवाल आता है तो एक तो ये ध्यान रखो ही रखो कि रिवर्स चार्ज के बारे में एक बार जरूर सोचना है। जरूर सोचना है, वो क्वेश्चन पढ़ते वक्त सोच लेंगे। आओ फटाफट चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंडेबल डिपॉजिट्स गिवन बाय वीपीसीएल, कुछ रिफंडेबल डिपॉजिट होंगे, उससे रिलेशन कोई ट्रीटमेंट पूछ रहा है, पूछ लेगा। पूछेगा तो हम जरूर बताएंगे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बताएंगे। और क्या पूछ रहा है, वीसीपीएल वीसीपीएल इज डैश फॉर द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सेंट फ्रॉम महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात ऑफिस। कोई एडवर्टाइजमेंट मटेरियल की बात कर रहा है, देखते हैं क्या बात कर रहा है, देखेंगे। देखते हैं क्या बात कर रहा है, देखेंगे। ठीक है, वो अपने को देखना है क्या बात कर रहा है। और क्या बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, बस पांच ही क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन तो कोई और चालू हो गया। आइए केस स्टडी पढ़ते हैं। अब केस स्टडी हमसे चाह क्या रही है, केस स्टडी पढ़ते हैं, पूरी केस स्टडी को पढ़ के साथ के साथ एनालाइज कर लेंगे। फिर बोल रहा हूं पूरी केस स्टडी को पढ़ के साथ के साथ एनालाइज कर लेंगे, ताकि हमको पता चले कि बाद में हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है। फिर बोल रहा हूं पूरी केस स्टडी को पढ़ के साथ एनालाइज करेंगे, ताकि हमें पता चले इस क्वेश्चन में क्या करना है। वो बोल रहा है विंटेज सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड, क्वेश्चन पढ़ो किसकी बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है विंटेज सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड, इसी को ये लोग वीसीपीएल बोल रहे हैं, इज अ लीडिंग चेन ऑफ। बोले भाई साहब ये लीडिंग चेन है, किसकी लीडिंग चेन है। बोले भाई साहब ये लीडिंग चेन है, किसकी लीडिंग चेन है। बोले भाई साहब ये लीडिंग चेन है। बोले भाई साहब ये लीडिंग चेन है, किसकी लीडिंग चेन है। अब देखेंगे ध्यान से, अब देखेंगे ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई साहब ये लीडिंग चेन है, किसकी लीडिंग चेन है देखना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, पढ़ो। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विंटेज सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड इज अ लीडिंग चेन ऑफ मल्टीप्लेक्स। बोले क्या है, लीडिंग चेन है मल्टीप्लेक्सेस की, इन सेवरल स्टेट्स अक्रॉस इंडिया, इंडिया के कई सारे स्टेट में। द कंपनी हैज इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस इन मुंबई, कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है। देखो आप समझना, बिजनेस सेवरल स्टेट्स में है, कॉर्पोरेट ऑफिस यानी हेड ऑफिस मुंबई में, महाराष्ट्र। एंड इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मल्टीपल स्टेट्स इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, रजिस्टर्ड भी मल्टीपल स्टेट्स में। कंपनी ऑफर्स मूवी टिकट, फूड, बेवरेजेस एंड अदर एंटरटेनमेंट रिलेटेड सर्विसेज। बहुत बढ़िया बात है साहब, देनी भी चाहिए, देनी भी चाहिए, क्या बात है। द टर्नओवर ऑफ कंपनी इन प्रीसीडिंग, पिछले साल का दे रहा है 175 करोड़ है, बहुत बढ़िया साहब, भयंकर टर्नओवर, 175 करोड़ पिछले साल का। कंपनी क्रॉस द एग्रीगेट टर्नओवर 35 करोड़ टिल जून इन करंट ईयर। करंट ईयर में भी टर्नओवर 35 करोड़ हो चुका है, और पिछले साल का तो 125 करोड़ है। देखो अब इसमें ध्यान से समझना, क्वेश्चन हमको कहीं बेवकूफ बनाएगा, हम बनेंगे नहीं। अब वो बोल रहा है इन जुलाई वीसीपीएल ओपन अ न्यू मल्टीप्लेक्स इन गुजरात। अब सुनो मेरी बात,
आप अगर पहला क्वेश्चन जाके ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने यही पूछा था कि गुजरात के अंदर जो हमने नया ऑफिस खोला है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है नहीं करवाना है। ठीक है, तो इसको अब ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? इन जुलाई वीसीपीएल ओपन अ न्यू मल्टीप्लेक्स इन गुजरात वेयर इन द कमर्शियल ऑपरेशन 1 अगस्त से चालू होगा। ठीक है, वो ठीक है। ड्यू टू ऑपरेशन इन मल्टीपल स्टेट, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीपल स्टेट में है, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑपरेशंस आर हैंडल्ड बाय अ सेंट्रलाइज टीम एट कॉर्पोरेट ऑफिस। क्योंकि बोले अलग अलग स्टेट में बिजनेस है तो फाइनेंसिंग एक जगह होती है, कोई काम का नहीं है, डेटा फालतू डेटा है। द सेम टीम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जीएसटी रिटर्न फॉर ऑल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। बहुत बढ़िया बात है। देखो, आप देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ। सबसे पहले आपको याद है जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट वाइज होता है। बताओ याद है कि नहीं याद है? क्वेश्चन आपको उल्लू बना रहा है, बनना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि बोले हम तो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ना सेंट्रलाइज करते हैं, करते होंगे। जीएसटी में सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। ईच प्लेस ऑफ बिजनेस अगर अलग अलग स्टेट में है तो आपको स्टेट वाइज तो रजिस्ट्रेशन कराना ही है। तो अब आपने बिजनेस कहाँ चालू किया? गुजरात में। तो क्या गुजरात में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? कराना पड़ेगा। अब गुजरात में रजिस्ट्रेशन कब कराना पड़ेगा? जब आपका टर्नओवर लिमिट को एक्सीड हो। अच्छा, अब आप याद करो, हमने 3 तरह के एब्रीविएशन बनाए, मामी नट, पुट्समा और अदर स्टेट। तो ये मामी नट में आ नहीं रहा, मामी नट में आ नहीं रहा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में आ नहीं रहा, पुट्समा में आ नहीं रहा, ठीक है, पुदुचेरी वगैरह में वहां आ नहीं रहा। तो ये आएगा अदर स्टेट में। अदर स्टेट में अगर आप सर्विसेज देते हो तो रजिस्ट्रेशन कब कराना होता है? जब एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो। सर्विसेज के केस में तो 20 लाख से ज्यादा है। यहां तो करंट ईयर का टर्नओवर ऑलरेडी 35 करोड़ हो चुका है। भाई टर्नओवर तो कंपनी का देखोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, टर्नओवर तो कंपनी का देखोगे। कंपनी का टर्नओवर तो ऑलरेडी 35 करोड़ हो ही चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ, टर्नओवर तो कंपनी का देखोगे, कंपनी का टर्नओवर तो ऑलरेडी 35 करोड़ हो चुका है। तो गुजरात के अंदर इन्होंने एक नया ऑफिस खोला है, पूछ रहा है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना है क्या? बोले यस रजिस्ट्रेशन करवाना है। बोलोगे यस रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर देखो। पहला पार्ट पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी वीसीपीएल इन रिलेशन टू इट्स ऑपरेशंस इन स्टेट ऑफ गुजरात। बेसिकली पूछ रहा है कि क्या रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है क्या स्टेट ऑफ गुजरात में, ये पूछ रहा है। तो पहला पार्ट बोल रहा है वीसीपीएल इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड तो गलत है भैया, रजिस्ट्रेशन कराना है। दूसरा पार्ट बोल रहा है वीसीपीएल इज रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इन गुजरात वाइल कमेंसिंग बिजनेस इन गुजरात, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर बीसीपीएल का ऑलरेडी 20 लाख से एक्सीड हो चुका है इन करंट ईयर। ट्रू, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। फिर भी आगे देखेंगे। वीसीपीएल इज अलाउड टू ऐड गुजरात एज एडिशनल। नहीं सर, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आप ऐड नहीं कर सकते। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ये होता है कि भैया आपने एक ही स्टेट में एक और ऑफिस खोला तो उसको आपने एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड कर दिया। आपने दिखा दिया कि भाई साहब ये हमारी ब्रांच है। सेम स्टेट के अंदर आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, सेम स्टेट के अंदर आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी ये सेम स्टेट नहीं है, अभी ये सेम स्टेट नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट स्टेट। बिकॉज डिफरेंट स्टेट है तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा, ये ऑप्शन भी गलत है। बीसीपीएल इज रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन ओनली फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये तो सब फालतू बात है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्यों कराएगा? भाई टर्नओवर अभी एक्सीड हो गया, अभी कराएगा, तो ये भी गलत है। So the correct answer is VCPL is required to take GST registration in Gujarat while commencing business in Gujarat as aggregate turnover of VCPL has already exceeded 20 लाख in current financial year। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बताइए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट है? जल्दी बोलिए, फटाफट फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन आया, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आगे क्या बोल रहा है? अब सवाल आगे क्या बोल रहा है, आगे देखो। अब भैया हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो कर लिया। अब हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो कर लिया, आइए दूसरा पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ना चालू करते हैं। तो जैसा कि अपन ने पढ़ा था, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 175 करोड़ था, करंट ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ हो चुका था, नया मल्टीप्लेक्स गुजरात में खोला था, सेंट्रलाइज टीम है जो अकाउंटिंग कर रही है, ठीक है। अब बोल रहा है कंपनीज ऑल्सो एंगेज इन लीजिंग ऑफ स्पेस, किराए पे देती है। अब तुम देखो,
लीजिंग ऑफ स्पेस का एक क्वेश्चन है जीएसटी का, कि उस पे जीएसटी लाइबिलिटी होगी नहीं होगी। कंपनी लीज पर दे रही है, पहले तो ये समझो, कंपनी रेंट पर दे रही है टू इंडिपेंडेंट वेंडर्स इन इट्स फूड कोर्ट, अपनी फूड कोर्ट में जगह किराए पे दे रही है अगेंस्ट रेंटल चार्ज, उनसे रेंट ले रही है फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, मतलब हो क्या रहा है, ये कंपनी है वीसीपीएल, वीसीपीएल क्या कर रही है, जगह किराए पे दे रही है, रेंट पे दे रही है स्पेस, किसको दे रही है, वेंडर्स को। कहां पे दे रही है, फूड केट में, फूड कोर्ट में। अब तुम पहले तो याद करो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता था। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एक तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे लगता था और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पे लगता था। अब यहाँ पे फूड कोर्ट है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब लगता था जब सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। कमर्शियल प्रॉपर्टी पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तब लगता था जब सप्लायर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो। यहां पे सप्लायर है वीसीपीएल, वीसीपीएल रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो यहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो नहीं लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। जब भी रेंट का क्वेश्चन आए एक बार आरसीएम के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे भी आरसीएम है और कमर्शियल प्रॉपर्टी पे भी आरसीएम है। तो आरसीएम तो यहां नहीं लग रहा सर, आरसीएम नहीं लग रहा, तो जीएसटी की लायबिलिटी किसकी आएगी, सप्लायर की आएगी, यानी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। तो जीएसटी की लायबिलिटी वीसीपीएल की आ रही है। देखो वीसीपीएल रजिस्टर्ड भी है, फॉरवर्ड चार्ज भी है। भाई रजिस्टर्ड है तो जीएसटी की लायबिलिटी तो वैसे ही आ गई, फॉरवर्ड चार्ज है ही तो उसको देना है जीएसटी। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे का डेटा पढ़ते हैं। जीएसटी देना है, फॉरवर्ड चार्ज में देना है, वीसीपीएल को देना है, ये तो क्लियर है। अब बोल रहा है कंपनी obtained a न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन मुंबई अंडर अ रेंटल एग्रीमेंट। ये तो अलग पॉइंट चालू हो गया, ऊपर वाला पॉइंट तो खत्म हो गया। यहां तो कंपनी बिल्डिंग किराए पे ले रही है। अब आप क्वेश्चन नंबर पहले तो 3 करो, जो रेंटल चार्जेस वाला था। मैंने याद रखा था क्वेश्चन को पढ़ के कि हाँ भाई ऊपर एक रेंटल चार्ज का सवाल है। वीसीपीएल इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्ज, बिल्कुल जीएसटी तो लगेगा। ऑप्शन क्या है, ओनली इफ द टर्नओवर एक्सीड्स 20 लाख। ठीक बात है, बोले टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड करेगा तो जीएसटी लगाएगी। तो सोचो, टर्नओवर तो एक्सीड कर ही गया ना 20 लाख को, टर्नओवर तो एक्सीड कर ही गया ना 20 लाख को। अब वो बोल रहा है वीसीपीएल इज रिक्वायर्ड टू लेवी जीएसटी ऑन रेंटल चार्जेस। बोले वीसीपीएल को रेंटल चार्जेस पे जीएसटी लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब वो बोल रहा है ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ टेनेंट, टेनेंट के टर्नओवर की बात क्यों हो रही है भैया, ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ टेनेंट एक्सीड्स 20 लाख। अरे ये टेनेंट की बात यहां क्यों हो रही है साहब, देखते हैं। आगे बोल रहा है ओनली इफ द टर्नओवर ऑफ टेनेंट एक्सीड 1.5 करोड़। बोले टर्नओवर का टेनेंट का 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो जीएसटी लगेगा वरना नहीं लगेगा। अरे ये भाई टर्नओवर टेनेंट का क्यों बात हो रही है भाई। फिर बोल रहा है ओनली इफ द टोटल रेंटल चार्ज कलेक्शन इन द हैंड्स ऑफ वीसीपीएल एक्सीड 20 लाख। बोले वीसीपीएल के हाथों में जो रेंटल आ रहा है वो एक्सीड हो जाए। अब देखो मैं आपको बताऊं लॉजिकली चलना, ये वाला ऑप्शन गलत है। टेनेंट के टर्नओवर से क्या मतलब है, सोच के देखो क्या मतलब है टेनेंट के टर्नओवर से। मैं दे रहा हूं सर्विस, भाई टेनेंट का टर्नओवर में दिमाग लगाते अगर रिवर्स चार्ज होता। मैं सप्लायर हूं, मैं मतलब वीसीपीएल, देखो इधर डायग्राम बनाओ, वीसीपीएल सप्लायर है, वीसीपीएल सप्लायर दे रही है वेंडर को, वेंडर हो गया टेनेंट जो किराएदार है। अभी रिवर्स चार्ज होता अगर अगर होता तो हम वेंडर के टर्नओवर पे दिमाग लगाते, अभी वेंडर से कोई मतलब नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। वो बोल रहा है कि जीएसटी लगेगा ओनली इफ द टोटल रेंटल चार्ज, टोटल रेंटल चार्ज 20 लाख से क्या मतलब है, कंपनी का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। वो ऑलरेडी क्वेश्चन में ध्यान दो 35 करोड़ दे रखा है करंट ईयर का। तो कंपनी का टर्नओवर तो ऑलरेडी ऐसा है कि उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड भी है। भैया क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो, क्वेश्चन बहुत आसान है। वीसीपीएल तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है और उसका टर्नओवर तो पहले ही 35 करोड़ दे भी रखा है। तो वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड भी है, ऑलरेडी टर्नओवर 35 करोड़ भी है। तो बस रेंट पे जीएसटी लगेगा, बात खत्म। वो बोल रहा है
डी ऑप्शन पढ़ो। VCPL इज रिक्वायर्ड टू लेवी GST ऑन रेंटल चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर ऑफ टेनेंट। ठीक बात है, टेनेंट के टर्नओवर से तो कोई मतलब ही नहीं है। और द अमाउंट ऑफ रेंटल चार्ज कलेक्शन, बोले रेंट का जो अमाउंट है उससे भी मतलब नहीं है। नहीं है सर। सर रेंट के अमाउंट से क्या मतलब है, आप सोचो थोड़ा सा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सर मैं VCPL हूं, मेरा टर्नओवर तो पहले ही 35 करोड़ है, तो मैं तो पहले ही GST में रजिस्टर्ड हूं। जब मैं GST में रजिस्टर्ड हो गया तो मुझे तो GST देना ही है। रेंट कितना है या टर्नओवर ऑफ टेनेंट कितना, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो करेक्ट आंसर वुड बी डी। VCPL is required to levy GST irrespective of the turnover of the tenant or of the amount of rental charges collection in the hands of VCPL. So the correct answer would be option D for the third question. बताइए आया नहीं आया, जल्दी बोलिए। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर्ड पर देखना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोर्ड पर देखना, अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अब वो आगे बोल रहा है, आगे के क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा पहले। अब वो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा, इधर ध्यान दो। वो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले इधर ध्यान दो। आगे बोल रहा है कंपनी obtained a न्यू ऑफिस बिल्डिंग इन मुंबई अंडर आ रेंटल एग्रीमेंट। मुंबई में एक बिल्डिंग कंपनी रेंट पे ले रही है, कंपनी रेंट पर ले रही है, ध्यान रखना। एंड पेड एन अमाउंट ऑफ 5 करोड़ एज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट टू द ओनर ऑफ प्रेमाइस। द टर्म ऑफ रेंटल एग्रीमेंट इज 5 years। देखो बाकी सब तो अभी नीचे क्वेश्चन पढ़ के एनालाइज करेंगे, लेकिन एक चीज लिख लेना, डिपॉजिट इज रिफंडेबल। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब हम सब ने कंसिडरेशन की डेफिनेशन पढ़ी है। याद करो, कंसिडरेशन की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर रिफंडेबल डिपॉजिट है तो उसे कंसिडरेशन नहीं मानते। डिपॉजिट को कंसिडरेशन तभी मानते हैं, डिपॉजिट को कंसिडरेशन तभी मानते हैं जब वो आगे की वैल्यू ऑफ सप्लाई से एडजस्ट होना हो। तो यहां पे जो डिपॉजिट है वो आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई से एडजस्ट होना नहीं है। डिपॉजिट रिफंडेबल है, क्योंकि डिपॉजिट रिफंडेबल है तो ये कंसिडरेशन ही नहीं है। जब कंसिडरेशन ही नहीं है तो याद रखना डिपॉजिट पे तो GST लगने का सवाल ही नहीं उठता। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ के देखूंगा, लेकिन याद रखना डिपॉजिट पे तो GST लगने का सवाल ही नहीं उठता। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। द कंपनी ऑल्सो डिस्पैच्ड, वेरी नाइस पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट मटीरियल वर्थ ₹35 लाख फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात मल्टीप्लेक्स फॉर द अपकमिंग मूवीज। देखो दिमाग लगाना, मैं बता रहा हूं ये पॉइंट अच्छा क्यों है। महाराष्ट्र में कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस है, महाराष्ट्र में कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिस है, आप सब जानते हैं। कॉरपोरेट ऑफिस से आपने माल बेचा, कितने का माल बेचा है? 35 लाख का माल भेजा है, एडवर्टाइजमेंट मटेरियल भेजा है। देखो महाराष्ट्र में कॉरपोरेट ऑफिस है कंपनी का, कॉरपोरेट ऑफिस ने गुजरात मल्टीप्लेक्स को एडवर्टाइजमेंट का मटेरियल भेजा है। अब समझो ये दोनों अलग अलग स्टेट में है। अगर ये दोनों अलग अलग स्टेट में है तो ये सेपरेटली रजिस्टर्ड है। सेपरेटली रजिस्टर्ड है क्योंकि GST में तो रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है। तो ये हो गए बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन। क्योंकि बेटा ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए तो GST का शेड्यूल 2 क्या बोलता है कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो उसे सप्लाई मानते हैं। तो ये सप्लाई हो गया, ये हल्का सा डायग्राम है, बना सकते हो। ये सप्लाई हो गया। सप्लाई क्यों हो गया? क्योंकि एक ऑफिस महाराष्ट्र में, एक ऑफिस गुजरात में है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। क्योंकि अलग अलग रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर ट्रांजेक्शन होता है तो सप्लाई माना जाता है, बात खत्म। तो इज इट अ सप्लाई? यस, दिस इज अ सप्लाई। द कंपनी क्लेम्ड ITC ऑन सच एडवर्टाइजमेंट मटेरियल एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट इन महाराष्ट्र। ठीक है, जब माल आया होगा उस पर ITC ले लिया होगा तो वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब यहां पे आपने माल खरीदा होगा तो ITC लिया होगा, वो नॉर्मल है, ठीक है।
द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज 18%, आईजीएसटी 9%, सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अब सर ये जो पूरा एनालिसिस हमने किया ये आप ध्यान रखना आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। आइए फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बचा हुआ एक, तो पहले बीच में वो कर लो। अब ये तो जनरल क्वेश्चन है, पढ़ के ही पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय VCPL? VCPL is required to file a single consolidated GST return for all states. सर लॉजिकली बता देता हूं, हर स्टेट में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अलग होता है, आप ये जानते हैं। जब रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज है तो हर स्टेट की रिटर्न भी अलग फाइल होगी। तो वो बोल रहा है कि सिंगल कंसोलिडेटेड रिटर्न भर देंगे ऑल स्टेट्स की, नॉट पॉसिबल, गलत है ऑप्शन, नहीं भर सकते सिंगल कंसोलिडेटेड रिटर्न। आगे बोल रहा है VCPL is required to file separate GST return for each state where it is registered. ये ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन बी है। बोले हर स्टेट में आप सेपरेटली रजिस्टर्ड हो तो हर स्टेट में आपको जीएसटी रिटर्न भी अलग अलग भरनी पड़ेगी, ठीक बात है। फिर भी एक बार COD भरेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी है। फिर भी अगर हम COD ऑप्शन पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। आइए COD ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है? VCPL इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ओनली फॉर महाराष्ट्र। क्यों भाई, बाकी स्टेट में कहा जाएगी? गलत। VCPL इज ऑप्शन, ऑप्शन नहीं होता रिटर्न फाइल करने का, कोई भरनी पड़ती है, गलत है, फालतू बात कर रहा है बिल्कुल। तो अभी तक अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 करा है जिसका आंसर बी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी बी हुआ है, सी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन का आंसर डी हुआ है। आइए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब वो बोल रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। भैया रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं लगेगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि वो कंसिडरेशन नहीं है। रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन। पढ़ो, in respect of refundable security deposit given by VPCL, GST is payable wrong, GST is payable wrong, there is no requirement to pay GST by the owner और VCPL। ये ट्रू लग रहा है, फिर भी एक ऑप्शन और पढ़ते हैं। जीएसटी इज पेबल, जीएसटी पेबल ही नहीं है सर, बात ही खत्म। तो सी आंसर हो गया, देर इज नो रिक्वायरमेंट टू पे जीएसटी बाय ओनर और VCPL। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। रीजन सिंपल है, ये कंसिडरेशन ही नहीं है। रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट अ कंसिडरेशन, जब वो कंसिडरेशन ही नहीं है तो जीएसटी लगने का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा MCQ का, फिर थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे आएंगे। पढ़ना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। VCPL इज डैश फॉर द एडवर्टाइजमेंट मटेरियल सेंड फ्रॉम महाराष्ट्र ऑफिस टू गुजरात ऑफिस। सब दिमाग लगाओ, महाराष्ट्र ऑफिस और गुजरात ऑफिस को डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया है। डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तो सप्लाई माना जाता है। सप्लाई मानेंगे तो जीएसटी लगेगा, बात खत्म। अब पूछ रहा है नॉट लायबल टू इशू एनी डॉक्यूमेंट। क्यों भाई, अगर सप्लाई माना है तो टैक्स इनवॉइस बनानी पड़ेगी, दिमाग लगाओ। भाई सप्लाई नहीं मानते तो बात अलग थी, सप्लाई माना है तो टैक्स इनवॉइस माननी पड़ेगी, ये ऑप्शन गलत है। लायबल टू इशू ओनली डिलीवरी चालान, रॉन्ग। सर सप्लाई माना है तो इनवॉइस बनेगा, खत्म। इज लायबल टू इशू ओनली बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई बनता है जब एग्जाम सप्लाई हो। एग्जाम कैसे होगी ये सप्लाई? आईटीसी वाईटीसी मिल रहा है भैया, जीएसटी तो लगाई है। अगर एग्जाम होती तो जीएसटी नहीं लगता, तो फिर काय बात की आईटीसी? क्वेश्चन पढ़ो जाके, बोल रहा है इस पे आईटीसी लिया हमने, ये भी गलत है। तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट ही आंसर डी बन रहा है, पर एक बार डी को भी तो जस्टिफाई करें। बोला लायबल टू जनरेट टैक्स इनवॉइस, बिल्कुल, एज वेल एज ईवे बिल, बिल्कुल। टैक्स इनवॉइस भी बनेगी, ईवे बिल भी बनेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। भाई ईवे बिल क्यों बनेगा? ये सोचो, VCPL का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा है। सॉरी, करेक्शन कर रहा हूं, ईवे बिल क्यों बनेगा? ईवे बिल तब बनता है जब वैल्यू ऑफ सप्लाई 50,000 से ज्यादा हो। तो ये 35 लाख का माल भेजा है उसने, तो बिल्कुल ईवे बिल भी बनेगा, क्योंकि सप्लाई माना है। क्योंकि सप्लाई माना है तो टैक्स इनवॉइस भी बनेगी, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। बोलिए, कोई प्रॉब्लम ऑप्शन डी में? जल्दी बोलिए।
यहां पर आकर हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे चलेंगे। अब आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे चलेंगे। पहले मुझे ये बता दीजिए, यहां तक आपको क्लियर है, यहां तक आपको नहीं क्लियर है? फटाफट बोलिए बेटा, रिप्लाई कर दीजिए, नहीं रिप्लाई करेंगे यस सर। बड़ा आपको मुझे दोनों को। बोलिए, आया नहीं आया सवाल? यस। बहुत बढ़िया। आइए, अब बेटा इसके ऊपर अपन लोग करते हैं, अब बेटा इसके ऊपर अपन करते हैं इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आइए इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आइए, अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या है भैया, भाई देखो, एक क्वेश्चन जीएसटी पेबल निकालने का आ जाएगा, कोई दो तीन क्वेश्चन थ्योरी आ जाएंगे। अब हमने तो इतनी सारी आरटीपीस कर ली, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का बेसिक मेथड तो वही है। तो जब बेसिक मेथड वही है तो उसी अप्रोच से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करते हैं। आइए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन निकालिए फटाफट, मैं खोल रहा हूं बोर्ड पर। ठीक है, अभी हमने ये वाला एमसीक्यू करा, अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे बेटा। आइए, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 6। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले करना है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, मैसर्स कंसल्टीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर, एक मिनट देना। मैसर्स कंसल्टीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई महाराष्ट्र, ऑफर्स बिजनेस कंसल्टेंसी देती है, डिजिटल का कुछ काम कर रही है, देखते हैं डिजिटल का क्या काम कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग का कुछ ये थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का ये थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज अक्रॉस इंडिया। द कंपनी रिकॉर्डेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन अक्टूबर। अच्छी बात है। अब वन बाय वन हर ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हुए चलेंगे। द कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मार्केट एनालिसिस, क्या लिखा है? प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मार्केट एनालिसिस। अब देखो, ये सब पढ़ने से पहले अब मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं, बताओ। अब मैं ये सब रुक गया, एक बार मैं नहीं पढ़ रहा, मैं तो पढ़ने वाला था, मैं तो रुक गया। क्यों रुका? सोचो, मैं क्या पढ़ना चाहिए था, मुझे पहले क्या पढ़ना चाहिए था? ट्यूशन ने पूछा क्या है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, नहीं तो मैं इसको हवा में पढ़ रहा हूं, मेरे को पता ही नहीं मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। तो मैं क्यों पढ़ूंगा जब तक मुझे कोई चीज का आइडिया नहीं है? तो पहले क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ लोगे कि क्या चाहता है, तो उस तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन क्या चाह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट फॉर द फॉलोइंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछिए भैया, वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछिए तो सेक्शन 15 लगेगा ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। और क्या पूछ रहा है? आउटपुट टैक्स पेबल बाय द कंपनी। आउटपुट टैक्स भी निकालना है, चलो वो तो हम वैसे भी निकाल लेते, और एक नेट जीएसटी पेबल इन कैश, यानी तीन तीन चीजें निकालनी है। चलो साथ में नोट्स भी दे देते हैं, क्या बोल रहा है, नोट्स भी देख लेते हैं। रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड एसजीएसटी आर इतना इतना, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबाउट एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, देयर वाज नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी, टर्नओवर ऑफ कंपनी वाज 10 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। बहुत बढ़िया बात है। अभी अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ है, तो मतलब कंपनी जीएसटी में तो रजिस्टर्ड ही होगी। और क्योंकि प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ भी है, तो ई इनवॉइसिंग भी शायद करनी पड़ेगी। पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये सब बातें काम आती नहीं है। ऑल ट्रांजेक्शन को इंटर स्टेट मानना है, मतलब आईजीएसटी लगाएंगे, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब कहीं पे कुछ बोल देगा तो बात अलग है, नहीं तो इंटर स्टेट मानेंगे। इंटर स्टेट मानेंगे मतलब मुझे सब ट्रांजेक्शन्स पे क्या लगाना है? आईजीएसटी। कहीं कोई एक्सेप्शन देगा तो बात अलग है। मतलब इस क्वेश्चन में आप ये मान के चलो, शायद हो सकता है सीजीएसटी और एसजीएसटी तो आए ही ना।
अब मुझे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई भी निकालूंगा। मुझे आउटपुट टैक्स निकालना है, मैं आउटपुट टैक्स भी निकालूंगा। और मुझे जीएसटी पेबल इन कैश निकालना है, तो मैं आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करूंगा, तो मेरा जीएसटी पेबल इन कैश भी आएगा। आओ अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा था। अब क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन बोल रहा है वन बाय वन हर पॉइंट का ट्रीटमेंट पढ़ते हुए चलेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज फॉर मार्केटिंग एनालिसिस टू XYZ लिमिटेड आर रजिस्टर्ड क्लाइंट इन चेन्नई तमिलनाडु। इंटरस्टेट है, वैसे भी क्वेश्चन में बोला हुआ है 4.5 लाख। कंसल्टेंसी सर्विस 4.5 लाख की दी है। एडिशनली द कंपनी पेड एन अमाउंट ऑफ 4,500 as professional tax applicable in the state of Maharashtra as per the requirement of local state legislation. The amount of professional tax was recovered from XYZ। मतलब कंपनी ने कोई कंसल्टेंसी सर्विस दी अपने क्लाइंट को, क्लाइंट से कंसल्टेंसी सर्विसेज के 4.5 लाख रुपए लिए, और क्लाइंट से क्वेश्चन बोल रहा है XYZ लिमिटेड से लिए 4,500 रुपए प्रोफेशनल टैक्स के भी लिए। अब आप याद करो, जब हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई ट्रांजैक्शन वैल्यू, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो 4.5 लाख हो गई। और हमने पढ़ा था वैल्यू ऑफ सप्लाई में हर प्रकार का टैक्स इंक्लूड होता है सिवाय जीएसटी के, तो इस 4,500 का प्रोफेशनल टैक्स भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। तो इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई 4,54,500, 454,500। बताइए, as taxes are included in value of supply, taxes are included in value of supply। बताइए बच्चों, पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट क्लियर है? जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए बेटा, पहले पॉइंट का ट्रीटमेंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है? डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर लॉन्च ऑफ इवेंट कंडक्टेड, बोल रहा है कंडक्ट करिए डिजिटल मार्केटिंग फॉर एन अपकमिंग प्रोडक्ट लॉन्च फॉर मिस्टर ए, बेस्ड इन कहां बेस्ड है वो? राजस्थान। हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी। अच्छी बात है। द अग्रीड फी फॉर द सेट सर्विसेज 3 लाख, 3 लाख उसके लिए फीस है। आउट ऑफ द अग्रीड फी एन अमाउंट ऑफ 25,000 इज इनकर्ड बाय मिस्टर ए। मतलब 3 लाख रुपए की फीस अग्रीड हुई थी, मैं हूं, मेरी कंपनी का नाम क्या है? कंसल्टीज। कंसल्टीज ने क्या करा है? कंसल्टीज ने क्या करा है, किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग करी है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो अमाउंट डिसाइड हुआ था वो 3 लाख डिसाइड हुआ था। अब बोल रहा है इस 3 लाख की अग्रीड फीस में 25,000 खुद ए ने इनकर करें। कंपनी वॉज लायबल टू पे द सेम इन रिलेशन टू द सप्लाई। मतलब पैसा कंपनी को देना था, ये 25,000 देने कंपनी को थे, दिलवा ए से दिए। कंपनी सप्लायर है, ए रिसिपिएंट है। मतलब हमने रिसिपिएंट से एक पेमेंट करा दिया, हमने रिसिपिएंट से एक पेमेंट करा दिया। बेटा ये चला गया। हमने रिसिपिएंट से एक पेमेंट करा दिया। हमने किससे पेमेंट करा दिया? रिसिपिएंट से पेमेंट करा दिया। अब रिसिपिएंट से आप सोचो, अगर हमने पेमेंट करा दिया, तो लॉ बोलता था कि अगर रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ पे कोई पेमेंट करता है और वो पेमेंट इन रिलेशन टू द सप्लाई करता है, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आता है। तब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंपनी वाज लायबल टू पे द सेम इन रिलेशन टू द सप्लाई एंड द नेट पेमेंट रिसीव बाय द कंपनी वाज 2,75,000। मतलब कंपनी को ऐसे 2,75,000 ही मिला है। चलो 275 तो हो गई ट्रांजेक्शन वैल्यू, भाई कंपनी को 275 भी मिला है, तो 275 हो गई ट्रांजेक्शन वैल्यू। पर 25,000 रुपए ए ने कंपनी के बिहाफ पे ही तो दिए थे, तो जो पेमेंट रिसिपिएंट सप्लायर के बिहाफ पे थर्ड पार्टी को करता है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आता है। तो 25,000 ये भी जुड़ गए, तो यहां पे वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई 3 लाख। तो इस वाले ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई 454,500, इस वाले ट्रांजेक्शन की वैल्यू ऑफ सप्लाई 3 लाख। बताओ यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ो। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान दो। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान दो। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है द एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज कहां से आ गए भाई? अब
बोल रहा है द एम्प्लॉइज इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ 50,000 ऑन ट्रेवल टू कोलकाता। एम्प्लॉइज ने इनकर किया अमाउंट ऑफ 50,000 ऑन ट्रेवल टू कोलकाता फॉर क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड क्लेम्ड रीइंबर्समेंट ऑफ द सेम फॉर द कंपनी। सर यहां पे कंपनी कोई सर्विस वर्विस नहीं दे रही, कंपनी के एम्प्लॉय किसी काम से कोलकाता गए थे, बिजनेस के काम से, उस पे ट्रेवलिंग का खर्चा लगाया 50,000 का, वो कंपनी ने रिम्बर्स कर दिया। उसमें क्या लगा, ट्रेवलिंग का खर्चा लगाया 50,000 का, जो कंपनी ने क्या कर दिया, रिम्बर्स कर दिया। दिमाग लगाओ, ये इनवर्ट सप्लाई है। दिमाग लगाओ, ये इनवर्ट सप्लाई है, कंपनी ने सर्विस ली है। कंपनी ने सर्विस ली है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कंपनी ने सर्विस ली है। एज अ पॉलिसी कंपनी चार्ज सच एक्सपेंसेस फ्रॉम क्लाइंट। ओ, एज अ रिजल्ट कंपनी चार्ज सच एक्सपेंसेस फ्रॉम क्लाइंट ऑन एक्चुअल बेसिस। मतलब एम्प्लॉयज का जो ट्रैवलिंग का खर्चा लगा वो कंपनी ने क्लाइंट से ले लिया। ये तो पॉइंट ही बदल गया, क्लाइंट से ले लिया भाई। क्लाइंट से ले लिया तो ये हो गए इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। याद करो, सप्लाई के रिलेशन में अगर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इनकर होते थे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होते थे। तो ये वाला जो पॉइंट है, इट विल बी एडेड इन, इट विल बी एडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या बोल रहा है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। अब याद करो, मैं इसको पहले पढ़ ही नहीं रहा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस होना होता है। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से तब माइनस होता है जब तीन कंडीशन हो। पहला, डिस्काउंट अग्रीमेंट में पहले से डिसाइडेड है। पहली चीज, डिस्काउंट अग्रीमेंट में डिसाइडेड है। दूसरी चीज, डिस्काउंट को आप रिलेट कर सकते हो टू इनवॉइस, वन टू वन बेसिस पे कि किस इनवॉइस का कौन सा डिस्काउंट है। और जो रिसिपिएंट है वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करे। प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय रिसिपिएंट, तब पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस होता है, वरना नहीं होता। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वाज ऑफर्ड टू कस्टमर अमाउंटिंग टू 50,000 अगेंस्ट अ सप्लाई फॉर विच इनवॉइस वाज इशूड इन सितंबर। कस्टमर हैज नॉट रिवर्स्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू डिस्काउंट। कस्टमर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं किया है, तो ये नहीं डिडक्ट होगा, नॉट टू बी डिडक्टेड, नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई से माइनस नहीं होगा क्योंकि कस्टमर ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स नहीं किया, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। अगला पॉइंट आता है, द कंपनी रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1 लाख एज लेट पेमेंट चार्ज फॉर डिले इन पेमेंट फॉर कंसिडरेशन फ्रॉम क्लाइंट, फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन बाय क्लाइंट। ठीक है, तो अब भैया याद करो, याद करो क्या रूल होता था। याद करो कि अगर कंसिडरेशन के पेमेंट में डिले होती थी और उसकी वजह से हमें कोई लेट फीस या पेनल्टी मिलती थी तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होती थी। तो लेट फीस विल बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई। ये जो लेट फीस है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करनी पड़ेगी। आगे बोल रहा है कंपनी परचेज द कार। अब परचेज द कार हो गई इनवर्ट सप्लाई, कंपनी ने गाड़ी खरीदी है। याद करो, गाड़ी पे आईटीसी इज ब्लॉक्ड। गाड़ी पे आईटीसी ब्लॉक्ड होता है। गाड़ी पे आईटीसी कब मिलता था, या तो उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा की हो, या गाड़ी पे आईटीसी तब भी मिल सकता था जब हमने गाड़ी खरीदी है गाड़ी बेचने के लिए, या हमने गाड़ी खरीदी है लोगों को ट्रेनिंग व्रेनिंग देने के लिए, तो वो सब तो यहाँ है नहीं। अ कार वॉज परचेज इन द नेम ऑफ कंपनी फॉर यूज बाय डायरेक्टर। डायरेक्टर के लिए गाड़ी खरीदी है। टोटल कॉस्ट 10.5 लाख थी, इसमें आईजीएसटी लगा 150 का। कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिए, आईटीसी ब्लॉक्ड है, नो आईटीसी। स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा भैया, अपने को टैक्स पेबल निकालना है, तो आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स जब निकालेंगे तो इनपुट टैक्स के स्टेटमेंट में दिखाएंगे कि भैया इसका आईटीसी तो ब्लॉक्ड है। मुझे बताइए, इस पेज में जितने पॉइंट अपन ने डिस्कस किए सबका ट्रीटमेंट क्लियर है बच्चों? प्लीज एक बार रिप्लाई कर दो, सबका ट्रीटमेंट क्लियर है? प्लीज प्लीज यस प्लीज। यस सर। यस सर। चलूं आगे, आगे बढ़ता हूं। आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन?
अब देखो क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट और बचे हैं, अगर इन दोनों पॉइंट का 3 पॉइंट और बचे हैं, इन तीनों पॉइंट का अगर अपन ने ट्रीटमेंट कर लिया तो अपना सवाल अपने हाथ में आ गया, फटाफट आंसर निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। द कंपनी पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ द न्यू कार अमाउंटिंग टू 25,000 विच इंक्लूड्स आईजीएसटी अमाउंटिंग टू 23। तो अब याद करो, अगर कार का आईटीसी ब्लॉक्ड होता था तो कार का इंश्योरेंस और कार का जो रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे उसका आईटीसी भी ब्लॉक्ड होता है। अगर कार का आईटीसी ब्लॉक्ड है तो कार का जो इंश्योरेंस कराएंगे और कार का जो रिपेयर मेंटेनेंस कराएंगे उसका आईटीसी भी ब्लॉक्ड होता है। तो अगेन जो इंश्योरेंस सर्विसेज है उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर गाड़ी का आईटीसी मिलता तो इंश्योरेंस सर्विस का आईटीसी मिलता, क्योंकि गाड़ी का नहीं मिल रहा तो इंश्योरेंस का भी ब्लॉक्ड है। नेक्स्ट, कंपनी रिसीव्ड इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। रिसीव्ड इनपुट्स हो गया वापस से, फॉर पर्पज ऑन विच जीएसटी पेड इज 45,000, जीएसटी पेड 45 है, तो इसका आईटीसी अवेल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, पढ़ लो। सच क्रेडिट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड अंडर एनी प्रोविजन, रिस्ट्रिक्ट है नहीं, आईटीसी अवेल कर लेना। तो इनपुट आईटीसी इकट्ठा हो गया मेरे पास 45 का, इनपुट आईटीसी इकट्ठा हो गया मेरे पास 45 का। स्पॉन्सरशिप, कंपनी स्पॉन्सर्ड अ स्पोर्ट्स इवेंट wherein it paid an amount of 2 lakh to the event organizer। कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ था, कंपनी ने उसे स्पॉन्सर किया था और कंपनी ने 2 लाख रुपए दिए थे। दिमाग लगाओ, हमने स्पॉन्सर किया है, हमने 2 लाख दिए हैं, हम रिसिपिएंट होंगे, हम रिसिपिएंट हैं, हमने 2 लाख दिए हैं। याद करो रिसिपिएंट की डेफिनेशन क्या होती थी, जो पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है वो रिसिपिएंट है। हम रिसिपिएंट है, सामने वाला सप्लायर है। सामने वाला सप्लायर कैसे है, हमने 2 लाख दे दिए, इवेंट को स्पॉन्सर कर दिया, अब वो हर जगह हमारा नाम चलाएगा। अब वो हर जगह हमारा नाम चलाएगा तो बेसिकली वो हमें पब्लिसिटी दे रहा है, हमें एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, सामने वाला सप्लायर है। अब याद करो, स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम होता था। अगर रिसिपिएंट फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट होती थी तो आरसीएम होता था। तो अभी हम यहां पर क्या है, कंपनी है, कंसल्टीज है, कंसल्टीज प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी, इट्स अ कंपनी, सो आरसीएम इज एप्लीकेबल। लेकिन लॉजिकली सोचो, ली तो हमने इनपुट सर्विस ही है, ली तो हमने इनपुट सर्विस ही है, तो आईटीसी अवेल्ड हो जाएगा। बताइए, कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ने तीन तीन चीजें पूछी हैं, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है, आउटपुट टैक्स पेबल पूछा है और नेट जीएसटी पेबल इन कैश पूछा है। पहले मैं इनपुट टैक्स निकाल लेता हूं, सारा आईजीएसटी है, सीजीएसटी एसजीएसटी के कॉलम ही मत बनाना। मैं फिर बोल रहा हूं, सारा आईजीएसटी है, सीजीएसटी और एसजीएसटी के कॉलम ही मत बनाना, जरूरत ही नहीं है। फिर एक स्टेटमेंट बनाएंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का। जिस स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे उसी में आउटपुट टैक्स निकाल लेंगे, आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स माइनस करेंगे, जीएसटी पेबल आ जाएगा। आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चन, ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। आइए ट्राई करते हैं क्वेश्चन, ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं नहीं अटकेगा। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहा हूं। सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, नहीं, सबसे पहले इनपुट टैक्स निकालेंगे, करेक्शन, पहले इनपुट टैक्स निकाल लेते हैं। तो पहले मैं एक स्टेटमेंट बना लेता हूं, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ आईटीसी। आईटीसी कितना मिलेगा, छोटा सा स्टेटमेंट बना लो, छोटा सा स्टेटमेंट बना लो, और फिर बोल रहा हूं इसमें ज्यादा आईटीसी तो है नहीं, पहली चीज, इसमें ज्यादा आईटीसी तो है नहीं, पहली चीज। और जो आईटीसी है भी उसमें भी दो तीन तो ब्लॉक ही हो गए थे, जो आईटीसी है भी उसमें भी दो तीन तो ब्लॉक ही हो गए थे। ठीक है, अब आओ, तो अब इसमें हमारे पास इनपुट सप्लाई कहाँ का आई, इनपुट सप्लाई तो परचेज ऑफ कार पे आई, तो परचेज ऑफ कार का आईटीसी ब्लॉक है, ब्लॉक कर देंगे। एक इनपुट सर्विस कार का इंश्योरेंस का आया, कार का इंश्योरेंस का भी आईटीसी ब्लॉक कर देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। तो इंश्योरेंस का आईटीसी ब्लॉक करना है, कार का आईटीसी ब्लॉक करना है। प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विस का 45,000 का आईटीसी मिलेगा, और स्पॉन्सरशिप सर्विस पे जो जीएसटी लगा होगा 2 लाख का, 2 लाख के ऊपर आईजीएसटी लगा होगा 18%। भाई इंटर स्टेट मान रहे हैं सारा, तो 2 लाख का 18%, 36,000 का आईटीसी।
तो 36,000 का आईटीसी ये मिलेगा, 45,000 का आईटीसी ये मिलेगा, बाकी सब ब्लॉक्ड है। ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं। तो कार का आईटीसी ब्लॉक्ड है, मैंने डैश कर दिया। इंश्योरेंस का आईटीसी ब्लॉक्ड है, मैंने डैश कर दिया। हमने सर्विसेज ली थी, उसका 36,000 का आईटीसी मिलेगा, मैंने लिख दिया। और एक हमें स्पॉन्सरशिप सर्विसेज मिल रही है, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज का 45,000 का आईटीसी मिलेगा, वो भी मैंने लिख दिया। तो टोटल इनपुट आईजीएसटी है, ये ध्यान रखिए, बाकी तो कोई टैक्स है ही नहीं। तो 36 और 45 ये हो गया 81,000। ठीक है। अब अपने को पहले वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो पहले मैं वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालूंगा। तो मैं एक और स्टेटमेंट बना लेता हूं, मैं एक और स्टेटमेंट बना लेता हूं। स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने का एक स्टेटमेंट बना लेते हैं फटाफट फटाफट। इसी स्टेटमेंट में आउटपुट टैक्स भी निकाल लेंगे, और इसी स्टेटमेंट में जीएसटी पेबल भी निकाल लेंगे। अलग अलग बहुत सारे स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं। देखो अब शुरुआत से सवाल चलता है। सबके वर्किंग नोट आपको देने पड़ेंगे पेपर में। वर्किंग नोट चाहे तो ब्रैकेट में दीजिए, चाहे अलग से दीजिए, वो आपका लुकआउट है कैसे देंगे। पहला था कंसल्टेंसी सर्विस, उसके लिए 454 500 आया था इंक्लूडिंग टैक्स। तो पहला अपने को लिखना है, पहला अपने को लिखना है कंसल्टेंसी सर्विस। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए अपन लिखेंगे, टैक्स मिला के लिया है। ये मैंने टैक्स मिला के क्यों लिया है मैं बता चुका हूं, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर टैक्सेस भी इंक्लूड होते हैं सिवाय जीएसटी के। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे अगला आइटम क्या है, तो अगला आइटम दे रखा है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग भी मैं पूरे 3 लाख लूंगा, क्योंकि जो पेमेंट रिसिपिएंट हमारे बिहाफ पे थर्ड पार्टी को करता है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आता है, तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। तो अब मैं अगला आइटम क्या लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का भी आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि आपने 3 लाख रुपए क्यों लिए। चाहे ब्रैकेट में बनाओ चाहे आप अलग से बनाओ, वो आपका लुकआउट है। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ट्रैवलिंग पेमेंट कराए। अब ये हमने क्लाइंट से रिकवर किया तो इंसिडेंटल एक्सपेंस हो गए। इंसिडेंटल एक्सपेंस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आते हैं, तो वो आपको लिखने पड़ेंगे। तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आते हैं। क्या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस दे रखे हैं, 50,000 के। तो ये 50,000 के इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएंगे। तो मैंने इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी दिखा दिए, और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हमने दिखा दिए 50,000। अच्छा और क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, और क्या दे रखा है ध्यान दीजिए। डिस्काउंट पास टू कस्टमर वो लास्ट में दिखा देंगे क्योंकि वो माइनस होता है। फिर है रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट चार्ज। अब रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट चार्ज भी आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा। तो रिकवरी ऑफ लेट पेमेंट चार्ज भी, कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया है हमने कस्टमर से, लेट पेमेंट चार्ज लिया है 1 लाख का, वो आ जाएगा। अब इसमें से अपन माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। क्या माइनस करेंगे, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। और मैं आपको बता चुका हूं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या माइनस नहीं होगा, क्योंकि पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को माइनस करने की एक कंडीशन ये होती है कि रिसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स किया हो। यहां क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि रिसिपिएंट ने प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स नहीं किया है, तो ये माइनस है। ये माइनस करके अपनी आएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आप इसका टोटल करते हैं, कितना आ रहा है बच्चों, इसका टोटल करके बताओ मेरे को। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 904,500। बहुत बढ़िया। अब इस पे आउटपुट टैक्स निकाल लो। आउटपुट टैक्स कैसे निकलेगा, 18% की आईजीएसटी लगेगी, तो 9,04,500 का 18%। बताओ भाई, 9,04,500 का 18% कितना आएगा आउटपुट टैक्स। 162810। 162810। बहुत बढ़िया।
माइनस इसमें से अपन करेंगे इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स अगर आपको याद हो, अभी अभी हमने निकाला है, 81,000 आया। तो इनपुट टैक्स को माइनस करके नेट अमाउंट कितना आ रहा है बताओ। 81,810। इनपुट टैक्स को माइनस करके आ रहा है, इनपुट टैक्स को माइनस करके आ रहा है 81,810। ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। कोई बताएगा मैं इसमें कौन सा पॉइंट करना भूल गया हूं। आरसीएम। आरसीएम। आरसीएम का। तो मेरा आंसर आया था 81,810, प्लस इसमें मैं करूंगा, आप जानते हो जो टैक्स पेबल ऑन आरसीएम होता है, उसको पे करने के लिए इनपुट टैक्स यूटिलाइज नहीं होता, इसलिए वो लास्ट में ऐड होता है। आरसीएम किस पे लगा था? स्पॉन्सरशिप पे। स्पॉन्सरशिप थी 2 लाख, 2 लाख का 18%, 36,000 रुपए, ये और ऐड हो गया। तो फाइनली मेरा आएगा जो क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था, फाइनली मेरा आएगा जो क्वेश्चन ने मेरे से पूछा था। क्या पूछा था क्वेश्चन ने? जीएसटी पेबल इन कैश बताओ। तो जीएसटी पेबल इन कैश मेरा इस क्वेश्चन के अंदर आएगा। बताइए बच्चों, टोटल करके क्या आ रहा है? 117810। 117810। ये क्वेश्चन। बताइए कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में? कोई प्रॉब्लम बेटा? वेरी गुड। सबको आया ये वाला क्वेश्चन? पक्का? वेरी